अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में। बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया है नून लीग के ऊपर कि जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रही हैं या उनके कारकुनान के ऊपर हो रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग कर रही है। बिलावल साहब सिर्फ तीर के तरकश नून लीग के ख़िलाफ़ क्यों चलाते हैं? क्या वो नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहते हैं? और बिलावल भुट्टो नून लीग और पीटीआई के कारकुनों को क्या अपने साथ मिलाना चाहते हैं? ये आज का हमारा मौजू है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की आला क़यादत में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात हैं, उसकी क्या वजह है, वो भी आज का हमारा मौजू है। और हुकूमत ने सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों पर कार्रवाई का फ़ैसला किया है। आज हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं राना एहसान अफजल साहब से बात करूँगा। राना साहब, बिलावल साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रही हैं वो नून लीग कर रही है। सर, क्यों कर रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हम गवर्नमेंट में नहीं हैं और हमारा कोई रोल नहीं है अगर जो भी कार्रवाई पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रही है। दूसरा, जब हम गवर्नमेंट में भी थे तो जो अदारे जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने मामलात को चलाते हैं, उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। अगर खान साहब ने फॉरेन फंडिंग के अंदर फ्रॉड किया, कानून तोड़ा, अगर खान साहब ने तोशा खाना में वायलेशन की, उसके अंदर जो है वो जाली रसीदें जमा कराई, वो झूठी साबित हो गई। अगर खान साहब ने $190 मिलियन पाउंड जो है उनको एडजस्ट कराने के एवज में 400 कनाल की ज़मीनें लगवाई और उन्होंने अवाम के अंदर नफरत की सियासत को फैलाया, फ़रोग़ दिया, पोलराइजेशन की और 9 मई का वाक़या किया और जो जमहूरी रास्ता है उसको नहीं अपनाया कि वो नेशनल असेंबली में अपोजिशन का रोल इख्तियार करते और केपी पंजाब की हुकूमत चलाते, अगर उन्होंने IMF को ख़त लिखे और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने की जिससे एक मुल्क में इंतशार फैला, तो उसके ज़िम्मेदार हम तो नहीं हैं। PMLN ने तो नहीं उनको कहा था कि आप ये सब कुछ करें। PMLN की तो ये ख्वाहिश भी नहीं है। नहीं, देखें, बात ये है कि क्या ये हमारी चाहने से या हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक 9 मई का वाक़या हुआ? नहीं हुआ। हम तो इसको कंडेम करते हैं। हम तो समझते हैं कि अगर पीटीआई इलेक्शन ठीक तरीके से करा लेती अपना इंटर पार्टी तो उनका जो है वो निशान भी ना छिनता। लेकिन अगर उन्होंने जाली इलेक्शन कराए, फेक इलेक्शन कराए, लेकिन जब उनको इलेक्शन में निशान मिला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, आपने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, पूरी पार्टी ने। हाँ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ये थी एक जाली और फेक इलेक्शन जिसमें उन्होंने कोई एविडेंस नहीं वो पेश कर सके। तो फिर तो ये फेवरेटिज्म थी कि अगर आप ये कानून को वायलेट करें और आपको जो है वो आंखें बंद कर ली जाएं, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई अपने हाल जिस हाल में है वो उसका क्रेडिट PMLN को ना दे, उसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान को दे। खान साहब इसके जो हैं वो कह लें कि क्रेडिट के लिए वो क्वालिफाई करते हैं क्योंकि जिस तर्ज की सियासत उन्होंने की उसके वही जिम्मेदार हैं। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, साइफर केस में आजम खान साहब ने अपने बयान को तब्दील किया है, कितना फ़ायदा होगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुझे नहीं पता कि साइफर केस में उसके बयान बदलने से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये केस झूठा है। अच्छा, इस केस में झूठा इस लिहाज से है कि वो साइफर जो कि एक कैबिनेट में डिस्कस हो चुका हो, वो साइफर जो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो चुकी हो, वो साइफर जिसके ऊपर एक मुल्क को डिमार्श कर दिया गया हो, इसका मतलब ये बनता है कि उस साइफर में कोई ऐसा मवाद था कि जिसमें जिस मुल्क को डिमार्श किया गया उस मुल्क ने कोई ऐसी गलत बात की थी कि जिसमें उसको डिमार्श किया गया हो। और उसके जो उस साइफर के अंदर जो बात थी वो कोई एक सीक्रेट नहीं था, वो इस मुल्क के एक गवर्नमेंट, एक वज़ीर आज़म के खिलाफ बात ये की गई थी कि जो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसमें कहा गया था कि अगर आप लोगों ने इस बंदे को ना हटाया तो आप लोग
कंसिक्वेंसेस के जिम्मेदार होंगे। वो आप लोग कौन हैं? वो पीएमएलएन को बात कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? नंबर 2, किसको कर अगर रहे थे? आप लोग, मुझे क्या पता, ये तो सवालात हैं ना जिसपे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सब एग्री हुआ था कि ये एक गलत हुआ था, ये मदाखलत थी, और मदाखलत तब होती है जब उसमें अंदर साजिश होती है। तो एक्चुअली अगर आप देखा जाए, इस बेसिस के लिहाज से देखा जाए, रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाए, तो ये जो कासिम सूरी की जो उसने रूलिंग दी थी, वो आर्टिकल 5 के लिहाज से वो बिल्कुल सही दी थी। मेरे लिहाज से वो बिल्कुल सही थी। वैसे सर, साजिश किस सियासी पार्टी ने की थी आपके खिलाफ? देखिए, हमारे खिलाफ जो हमारे, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्चुअल नुकसान किसको है? पीपल्स पार्टी को है। पीपल्स पार्टी को उतना नुकसान नहीं है क्योंकि वो सिंध में उन्होंने रूलर सिंध में अपने वो पंजे जमाए हुए हैं, और वो भी उन लोगों को उन्होंने ना वो उनको बेहतर होने देते, ना उनको ख़राब होने देते, क्योंकि वो उनको सूट करता है। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल जो ब्रांड पड़ा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर पड़ा है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एक बहुत सीनियर लीडर है राना सनाउल्लाह, उन्होंने के ये अल्फाज है कि अब या आप रहोगे या हम रहेंगे, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछे, ये सारा कुछ जो इमरान खान भी कह रहा है कि यार ये एक वो हुआ था, ये मेरे ख्याल में ये राना सनाउल्लाह साहब इसमें कहीं ना कहीं, अगर इसके इंक्वायरी हुई तो कहीं ना कहीं ताना बाना मान नजर आएगा। ये मेरी एक जाती अपनी एक उस लिहाज से मैं सोच समझता हूँ कि ये है, ठीक है। लेकिन हैविंग कमिंग बैक टू दिस थिंग, जो ये तो आप देख लें कि इसमें साइफर केस में कुछ बचा ही नहीं है। अब अगर उन्होंने अपनी वो चेंज कर दे फलाना है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि इलेक्शन ना करवाने वाली बात है, देखिए सिंपल सी बात ये है, आपकी अपनी जगह है। आप जो इलेक्शन एक्ट है उसमें 208, 209 को देख लें, उसमें इलेक्शन बताता है कि आपको क्या क्या चीजें जरूरी है 2015 के लिहाज से। आपको लगता है कि आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त थे? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है चौधरी मंजूर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर। सब बिलावल साहब क्यों सिर्फ शेर मुखालिफ अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं? तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना क्यों नहीं बना रहे? हमें तो वैसे ही तरस आ जाता है, जिसको मार पड़ रही हो ना, तो उस पर तरस आ जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उनको मार पड़ रही थी, उन पे तरस आए, क्योंकि हमें मार इतनी पड़ी है, जिसको मार पड़ रही है उससे हमें तरस आ जाती है। अच्छा सर, कैसा पंजाब में रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। आपने जलसे देखे हैं, काल वाला भी देखा है, और मैं भी था उस जलसे में, आपने देख लिया लाहौर में कितना रिस्पांस था और कितनी सर्दी थी, और उसमें कई घंटे लोग बैठे रहे, कई घंटे ओपन एयर में सर्दी में। कल बिल्कुल खून जमा देने वाली सर्दी थी। नून लीग वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पैसे रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, इसलिए लोगों को ला रहे हैं उस जलसे के अंदर। पैसे रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, ये उनका बतीरा है, हमारा नहीं है। राना एहसान साहब, आप बांटते हैं पैसे? देखें, जो पिछला इलेक्शन था पीपल्स पार्टी का, जो जिसमें लाहौर में उन्होंने गालबन 25 या पता नहीं 35,000 वोट लिए थे, तब भी बहुत ज्यादा पैसों की बंडर बांट हुई थी। और हमेशा, अगर आपको सेनेट का इलेक्शन याद हो, जो गिलानी साहब के बेटों की वीडियोस जो निकली, और जो ओवरऑल जो पीपल्स पार्टी का ट्रेंड है, देखें वोट बैंक तो इनका पंजाब में है नहीं, तो इनकी यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से अगर वोट हमें वैसे ना मिले तो जैसे तैसे हम ले लें। यही रिपोर्ट्स आ रही हैं जी हमें हल्का पीपी 127 से कि पता नहीं कितना बड़ा बजट एलोकेट किया गया है कि लोग जो हैं वो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, लेकिन वो दौर अब ख़त्म हो गया है, ऐसे वोट नहीं पड़ते। और ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वाकई पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता, उनको बड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है इन मामलात को जो है मैनेज करने की। वैसे राना साहब, कल बड़ा जबरदस्त पावर शो था, हम भी वहाँ पे मौजूद थे बिलावल साहब के जलसे में, तो आप अभी तक नून लीग इस तरह का पावर शो नहीं कर सकी अभी तक? नहीं, आज भी हमारा बनसेरा में बड़ा जबरदस्त पावर शो था, और एक कामयाब और चौथा जलसा है मेरे ख्याल से एक बढ़ के जलसा हो रहा है, और अवामी पज़राए जो जलसों में नजर आ रही है वो इस चीज की नवीद है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीएमएलएन जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और शेर धाड़े मार। सही है। चौधरी साहब, आप रिस्पॉन्स करना चाह रहे थे? देखिए, दो बुनियादी चीजें हैं। ये
मियां शहबाज शरीफ साहब का एक तरीका वारदात है। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने यही किया था, 18 में भी कि लोगों को पैसे दिए थे और कहा था कि डेवलपमेंट के नाम पे 1-1 अरब रुपया दिया था और कहा था कि इसमें से आपने पैसे निकालने, और इस बार भी दिए। और यहाँ पे लोगों ने उसको जिस तरह से जो बनी हुई सड़कें हैं उसको दे दिया है, 2-2 बार सड़कें बन गई हैं और जो पैसे सारे रख लिए। अब वो पैसे बांट रहे हैं बजाय इसके कि ये अपने घर का हिसाब लें, इधर ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उल्टा। दूसरी बात ये है कि जो किराए पे लाए होते लोग हैं ना, उनमें इतना जोशो जज्बा नहीं होता। मेरे पास थी कल स्टेज, जरा देखें आप, फुटेज निकाल कर देखें, लोगों का जज्बा तो देखें ना। जो पैसे देकर लाए जाते हैं ना लोग, उनका जज्बा ऐसा नहीं होता। ये जो दिल से लोग आए होते हैं, जो अपनी मोहब्बत से आए होते हैं, उनका ही होता है। ये सिर्फ अपनी कारकर्दगी पे बात करें, ये तो अभी तक मैनिफेस्टो नहीं दे सके बेचारे, तो इन्होंने और क्या करना है। सर क्यों नहीं दे सके मैनिफेस्टो राणा साहब? आप क्यों आपकी इंतखाबी मुहिम बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार? हाँ, पीपल्स पार्टी करने जा रही है। हाँ देखें, अगर आप 2008 से लेके जो पीपल्स पार्टी का प्योर दौर था 2013 में देखें, तो तब भी कोई पाकिस्तान में खातिर ख्वाह कोई काम नहीं हुआ था। तो ये भी जो मैनिफेस्टो है, ये एक लॉलीपॉप है पीपल्स पार्टी की तरफ से। इंशाल्लाह हम ऐसा 300 यूनिट तक गरीब आदमी को मुफ्त मिलेंगे, ये बहुत जबरदस्त चीज है आम आदमी के लिए। मुझे इस पर रिस्पॉन्ड करना है। कितने अरब डॉलर, कितने मेगावाट लगेंगे 300 यूनिट फ्री देने के लिए सोलर पावर के, और वो कितने डॉलर के आएंगे और वो डॉलर कहाँ से आएंगे? तो जब आप इनसे ये सवाल पूछेंगे तो इनके जवाब नहीं होंगे। जी 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 चौधरी साहब आप बताइए इनको कहाँ से आएंगे वो डॉलर्स और इतने मेगावाट? मसला पता क्या है इनका प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता देता हूँ। जी बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, इनका अलमिया ये है कि ये सिर्फ मोटरवे को तरक्की समझते हैं। ये सिर्फ जो मेट्रो ट्रेन है सी पैक से अल्ले तल्ले किए हैं, जो नुकसान में जा रही है उसको तरक्की कह रहे हैं। इन्होंने कोयले से प्लांट लगाया साहिवाल, वहां पे थार में लगाया। इस वक्त राणा साहब के शहर को जो बिजली आ रही है, इनसे पूछे कहाँ से आ रही है, राणा साहब कहाँ से आ रही है? पता है आपको? 3260 मेगावाट। राणा साहब बताइए कहाँ से आ रही है आपके शहर को बिजली? देखिए, नेशनल ग्रिड से आ रही है, जिसमें थर से भी आ रही है और बाकी और जिनको से भी आ रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि वो थर से, फेस्को को जितनी बिजली आ रही है वो थर से आ रही है। इस बिजली की कीमत पता क्या? 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट। और अगर ये 10,000 मेगावाट से ऊपर जाएगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लान है कि अगले 5 साल में हमने सिर्फ थर से 20,000 मेगावाट से ऊपर लेकर जानी है, और जब 10,000 मेगावाट से ऊपर जाएगी तो इसकी कीमत हो जाएगी 5 रुपए यूनिट। मेरे साथ कंपनियों ने राब्ता किया है कि थर के कोयले से वो डीजल बनाकर देने के लिए तैयार है। हमने राब्ता किया है, हमारे साथ राब्ते में है जो चाइनीज कंपनी से इधर आकर लगाएंगी सोलर के, सारा वो सोलर पैनल इधर बनेगा। इस वक्त थर में 100 यूनिट बिजली फ्री है, हम तो कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहे। और राणा साहब को पता नहीं है 135% तनख्वाहें बढ़ाई थी हमने, जरा रिकॉर्ड पे मैं आपको गिन के बता देता हूँ। 25% 2008 में, 20% 2009 में, 50% 2010 में, जिसपे चीखें मारी थी खड़े होकर शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने कि आप इतनी क्यों बढ़ा रहे हैं। फिर अगले साल 20% और फिर आखिरी साल 25%। ये रिकॉर्ड पे मैं कह रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई करें और चेक करें। मैं लेबर का इंचार्ज हूँ पाकिस्तान का, 100% पेंशन बढ़ाई थी। अभी तो लेबर कह रही है कि आपने पिछली बार 135% तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस बार आप 100% क्यों कह रहे हैं, 150% क्यों नहीं कर रहे? हमने ये सारा काम किया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। 20 लाख घर बन रहे हैं सिंध में, जाकर देखें आप। अच्छा, वहाँ पे बन रहे हैं। रही बात मजदूर किसान कार्ड की, तो किसान कार्ड बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड कामयाबी से नहीं चल रहा। 35 मुल्कों ने इसकी नकल की है। तो इस पे कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? यूथ कार्ड है, लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड का नादरा का और सिंध लेबर डिपार्टमेंट का मुआहदा हो गया है, वो शुरू हो गया, उसका इफ्तिताह हो चुका है। तो कौन सी भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं जो हो नहीं सकती? हाँ, अमीरों पे बोझ डालेंगे। अमीरों को अगर बिजली 20 रुपए का यूनिट मिलेगा तो गरीब को फ्री मिल जाएगा, गरीब को फ्री मिलेगा। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, बिलावल साहब, राणा साहब आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, लेकिन सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से मैं
जी सर, अगर 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 अमीरों को आप 20 रुपए का यूनिट देते, जो इस वक्त 55 रुपए का यूनिट है, तो वो 20 रुपए का हो जाएगा, तो उनको भी सस्ती हो जाएगी। तो ये जो 9 रुपए 90 पैसे का अगर अमीरों पे को डबल कर दें, गरीबों को फ्री कर दें, कौन सी रॉकेट साइंस है भी जो आपको समझ नहीं आती। राणा साहब को यकीनन तशफ़ी हो चुकी होगी। राणा साहब रिस्पांस कीजिएगा, लेकिन सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से मैं बात करूंगा। सेनेटर साहब, बिलावल साहब तो आपके कारकुनान को भी पेशकश कर रहे हैं कि हमारे साथ मिल जाएं, मुल्क तरक्की करेगा, छोड़ें पीटीआई को, पीटीआई ख़त्म हो गई। किसी जमाने में पीपल्स पार्टी भी हो गई थी, जब 40 में से सिर्फ 3 लोग रह गए थे। क्या पीपल्स पार्टी खत्म हुई? नहीं हुई। हालांकि इसके बावजूद कि उनकी तलवार की वजह से ये मुल्क भी आधा हो गया था, और उसकी वजह ये थी कि 160 जो डेमोक्रेटिकली जिसको 160 सीटें मिली हैं उसको आपने हटा के, तो जिसको 80 मिली हैं उसको आपने ला के बिठा दिया। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे है। बात वो सही कर रहे हैं कि बाद चीज़ों में वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने यहाँ से ये कर रहे हैं, कुछ उन लोगों ने काम किए हैं, कुछ नून वालों ने भी काम किए हैं, कुछ सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें किसने काम किया है, किस चार्ज किया है। इन द लास्ट 3.5 ईयर्स जो अगर आप देखा जाए तो ज़्यादा काम ह्यूमन डेवलपमेंट में हुआ है, चाहे वो सेहत कार्ड हो, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो। अब एहसास प्रोग्राम अगर BISP के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया था, चाहे वो फ्री लोन्स टू द यूथ हो। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत बड़ा हुआ है, और इनमें से कोई उस तरफ जाएगा नहीं क्योंकि इनको फ़ायदा वहाँ नहीं है, और वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनको राइट ऑफ वोट नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा, फिर उसके बाद इन लोगों ने कभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं की। ये लोग जब बात करते हैं ना कि हम लोगों ने बिजली के ऊपर इतने यूनिट्स बढ़ा दिए और इतने वो कर दिए हैं, इनको याद रखना चाहिए कि इन्होंने ये जो 13,000 मेगा यूनिट्स जो है ना, मेगावाट जो हैं, वो हैं जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तकरीबन 2 खरब रुपए का गर्दिशी कर्जा तक पहुंच गया। और उसकी वजह यह है कि हम लोग बिजली यूज़ करें ना करें उसके हमने पैसे देने होते हैं। ये इन्हीं लोगों ने, दोनों ने मिल के इन लोगों ने ये इस किस्म की डील किए, और उनका फ़ायदा इन लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चीज़ थी जिन्होंने हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किया, और उनके हमारे इन 3 सालों में 17 साल की हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुई है। फिर टूरिज्म में आप देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो पार्टी जिसने टूरिज्म को प्रमोट किया है। इनमें से किसी को पता ही नहीं था कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है, एनवायरनमेंट से क्या होता है। इनमें से किसी को पता ही नहीं था, और थर को हम लोगों ने स्पेशल स्टेटस दिया था हेल्थ कार्ड में, हालांकि सिंध ने हेल्थ कार्ड रिफ्यूज कर दिया। 1 करोड़ बंदा पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड यूज किया, लेकिन सिंध की गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड नहीं आने दिया। क्यों? बोझ था उनके उसमें। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्रीकल्चर के ऊपर किया, और ये याद रखें, ये ग्रीन जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, उसके पीछे अगर आप असल में देखा जाए तो वो वाटर की इकोनॉमी है। तो ये एक्चुअली वाटर रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमने टैक्स नेट को ब्रॉड किया। ये लोग अच्छी बात कर रहे हैं कि अमीरों के ऊपर करना चाहिए सबसे ज्यादा। तो अब अगर मैं पूछूं तो ये जो क्या कह सकते हैं, बेनामी जो अकाउंट्स थे और इधर से उधर पैसा मुख्तलिफ लेयर्स पे थे, ये कौन लोग करते रहे हैं। अच्छा, फिर असल बात ये हो जाती है, ये लोग सर उसमें सजा तो कुछ ना हुई ना, बेनामी के अकाउंट्स हों या टीटी स्कैंडल्स हों, लेकिन खैर ना इसके मुझे ब्रेक लेनी है सर। जी जी, ये केसेस वो होते हैं कि जिनको आपने बड़े आराम से, इनके ऊपर इतने किस्म के लेयर्स चढ़े हुए हैं। आपने एक जगह से पैसा लिया है, दूसरी प्रॉपर्टी ली है, उसको प्लेज किया, उसके ऊपर बैंक लोन लिया है, उस बैंक को एक और जगह पे प्रॉपर्टी ली है, उसके बाद दूसरा बैंक लोन लिया है। 700 लेयर्स डाले हुए हैं। ये देखिए, ये बड़ी प्लानिंग के लिहाज से होते हैं, ये बड़े मास्टर्स लोग हैं उस लिहाज से। अच्छा, लेकिन सर आप भी 3.5 साल हुकूमत में रहे, कोई सजा ना दे सके। लेकिन सेनेटर तहरीक इंसाफ की टिकट्स की तकसीम के ऊपर आला क़यादत इख्तलाफात का शिकार है। नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी मुहिम जो है बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार क्यों है, और चौधरी मंजूर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, आप चौधरी मंजूर साहब को रिप्लाई करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो मर्जी कहानी ये सुनाए, बिल्कुल थर का पोटेंशियल मैसिव है, और उसको PMLN ना सिर्फ समझता है बल्कि उसको एक्सप्लॉइट करना भी जानता है, और हम करेंगे इंशाल्लाह
थर कोल को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, कि हम अपनी फ्यूल, हमारा भी ये एनर्जी के अंदर यही मंशूर है कि हमने फ्यूल सब्स्टिट्यूशन करनी है और हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जो है वो मूव करना है। लेकिन बात ये है कि परफॉर्मेंस अगर आप देखें, हमने तो एनर्जी मिक्स को कम किया जब हमारी 13 से 18 की हुकूमत थी। हमने उस वक्त के फर्नेस ऑयल के ऊपर तरजीह नहीं दी और हमने जो उस वक्त के सस्ते तरीन प्लांट थे जिसमें कोयला था और LNG बेस्ड प्लांट्स थे वो हमने लगाए हैं, जिससे एनर्जी मिक्स कम हुआ, उसकी कॉस्टिंग कम हुई। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी के दौर में देखें जो 2008 से 13 का था, तो तब हमें रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स मिले और वो भी फर्नेस ऑयल पे मिले। तो महंगी तरीन बिजली, जो मर्जी ये दावे करें, हकायक तो ये हैं कि इन्होंने महंगी तरीन बिजली लगाई, फर्नेस ऑयल के ऊपर इन्होंने इन्हिसार किया, जिसको हमने रद्द करने की कोशिश की, जिसको हमने रिप्लेस करने की कोशिश की। आगे भी PMLN का यही मंशूर है कि हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, विंड हो या आपका लोकल कोल बेस्ड प्लांट्स हो जो थर के साथ चले। और ये भी जो 16 महीने थे, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट था जो थर की लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर रहा था, वो सिंध का प्रोजेक्ट था, लेकिन वफाक ने उसको फुली सपोर्ट किया कि हम वहां जो है सर, इन 16 महीनों में आप सबकी कोalition गवर्नमेंट रही, आप एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, एक दूसरे को अपनी पार्टियों में शमूलियत की दावत दिया करते थे कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन जब आवाम के पास अब आप जाते हैं तो आवाम को लगता नहीं है कि कहीं आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप इंतखाबात के बाद फिर एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का रवैया तो इसी तरह का है। अच्छा। बिलावल साहब जो तारीफें करते थे शहबाज शरीफ की, आज वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। जिस काबीना के अंदर वो खुद शामिल थे और हर फैसले के अंदर वो शामिल थे, आज वो कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत ने महंगाई की और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो डेफिनेटली अवाम इस चीज को बाय नहीं करेगी। अवाम जानती है कि आज क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो पहले जहां जिनकी आप तारीफें करते थे, आज आप उनके खिलाफ गोलाबारी कर रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि ये फेक है और ये बातें जो हैं ये सिर्फ एक सियासी नाराबाजी है। PMLN का इस तरफ फोकस नहीं है। PMLN ये नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करके या इन पे कीचड़ उछाल के हमारे वोट बैंक में इजाफा होगा, ना हमारी कोई ऐसी सियासत है। लेकिन जब आप हमारे से सवाल पूछते हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है कि जो पीपल्स पार्टी कह रही है वो सियासी बयानबाजी और उसमें हकायक नहीं है। देखिए, हमारा मंशूर अभी आने लगा है, वो 36 सब्जेक्ट्स के ऊपर है, वो कोई 10 निकाती कब आना है? इलेक्शन में को 20-22 दिन बाकी रह गए। मैं चौधरी मंजूर साहब से बात करूंगा। चौधरी साहब, राना साहब कह रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते थकते नहीं थे, वो पार्टियों में दावत देते थे कि जनाब आइए हमारी पार्टी के अंदर आ जाए। अभी आप नून लीग मुखालिफ बयान दे रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी के अंदर आ जाए शहबाज शरीफ को, तो किसी ने नहीं कहा। हमारा इत्तेहाद था, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बनी थी जिसमें हमने इनको कहा था कि हम आपको अदम एतमाद करा देते हैं। इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था। वो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने करवाया था और साथ कहा था कि हम वजारतें नहीं लेते। तो फिर हमने ली वजारतें, लेकिन हमने ऐसी वजारतें नहीं ली। हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वजारतें खारजा थी या क्लाइमेट चेंज थी, जो हमारे पास वजारतें थी। बिजली की वजारतें इनके पास थी, फाइनेंस इनके पास थी, पेट्रोलियम इनके पास थी। जो वजारतें इनके पास थी, ये अपनी वजारतों का हिसाब दें और हम अपनी वजारतों का। और ये भी खैर से फरमाया था इनके प्रोफेसर साहब जो हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा था कि हम तो सिर्फ सारी इत्तेहादी गवर्नमेंट का बोझ नहीं उठा सकते। तो जब ये लीड पार्टी थी ये नहीं उठा सकते, तो हम कैसे उठा सकते? वैसे जो साहब ऐसी बात नहीं कर रहे जी। अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप क्यों 3 बार जो बंदा निकला है और लड़के निकला है, और तरक्की का मॉडल मुझे तो नहीं समझ आता। मुझे दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नजर नहीं आता जिसने पहले रेलवे ठीक ना किया हो और मोटरवे बना दी हो। क्या इंडिया के पास कम रिसोर्सेज है पाकिस्तान? वैसे जो सब पीपल्स पार्टी पेश रही तहरीक अदम एतमाद में, अब आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला दुरुस्त था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात आज से बेहतर थे? नहीं, देखे ना, वो हमने एक आईनी कानूनी तरीका, वो हमारा हक था। मुआशी हालात का तो इशू ही नहीं है।
तो सर आप भी रोना रोते हैं ना कि वजीर आजम को 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए जाते, तो आप भी तहरीक इंसाफ के पूरे कर। ये एक आईनी तरीका है भाई। अच्छा, 5 साल हुकूमत टूटे तो गलत बात है, किसी को गलत तरीके से निकाला जाए तो गलत बात है, वो नेचुरल था सर, गलत बात है, प्योर सियासी ये अगर आईनी तरीका मेरा है ना, अगर फर्ज कर लें आप हैं, आप अपनी हमायत खो दें, आपकी इत्तेहादी पार्टियां आपके साथ ना रहें, तो आप कहेंगे कि मुझे नहीं 5 साल पूरे करने दें। ये तो नहीं होता दुनिया भर में ऐसा, ये एक जमहूरी तरीका है। सही है। तो उससे फायदा हुआ जमहूरी तरीके से सर? जी उससे फायदा हुआ जी, बिल्कुल, हम डिफॉल्ट से बचें। अच्छा, अभी आपको जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध वो कह रहे हैं तब अच्छे हालात थे 2022 में, कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था सर। बात सुन ले, आप बात सवाल करके फिर सुना भी करें ना। जी सर। आलमी तन्हाई में चले गए थे, बिलावल साहब ने कामयाब सफारतकारी करके आपको आलमी तन्हाई से निकाला। सबसे बड़ा तो आप मियां शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर कोई मुझसे मेरी कामयाबी पूछे तो ये है कि हमने अपनी वजारत खारजा के जरिए बहुत बेहतरीन काम किया है, हमने ताल्लुकात वापस सारी दुनिया के साथ बहाल किए। ठीक है। हुमायूं अहमद साहब, आपको लगता है ताल्लुकात बेहतर हुए? आप डिफॉल्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। देखिए, इस तरह है कि वक्त बताएगा कि सब झूठ था, वक्त बताएगा कि ये लोग सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली बार 5.9 के करीब जीडीपी, दूसरी बार 6.1 के करीब जीडीपी टच कर ली। इनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड की वजह से 1 करोड़ लोगों ने हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किया और वो बहुत तेज़ी से आगे फर फूल रहा है। इनको पता है कि एजुकेशन में जो इनइक्वालिटी थी वो ख़त्म हो रही है। इनको पता था कि पूरी दुनिया में एक आदमी के लिए जो रिसालत के लिए जो खड़ा हुआ है, जिसने इस्लामोफोबिया के पूरी दुनिया में बात की और उसकी बेसिस पे इवन जो यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशंस पास किए, उस वक्त ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी कारकर्दगी 2017 की तो नहीं थी, 2018 की बताते हैं कि भाई हमने 6 जीडीपी टच किया था और उस पर आप फख्र कर, लेकिन अगले की उस पर कहते कि नहीं ये तो तबाह हो रही थी। पाकिस्तान की इकॉनमी मार्च 2022 में जब ये लोग लेकर आए थे, उस वक्त ब्लूमबर्ग ने भी, उसमें IMF ने भी, उसमें वर्ल्ड बैंक ने भी, उन तीनों का एक बात थी, उन्होंने कहा था कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ जा रही है। आपको लगता है कि मार्च 2022 में सस्टेनेबल ग्रोथ पर जा रही थी पाकिस्तान की मईशत? बहुत शुक्रिया चौधरी मंसूर साहब। मैं चौधरी मंसूर साहब जा चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है सेनेटर, आपकी बात यहीं से शुरू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ जी, बहुत मेहरबानी। देखिए, ये जो बात हो रही थी ना, जो इन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने तो, इन्होंने तकरीबन 56 मुल्कों के दौरे किए 18 महीनों। उन 18 महीनों में जीडीपी 6.1 से आके -0.17 पे चला गया। उस जो दौरे किए उसका फायदा आज ये हुआ है कि हमारे तीनों तरफ की जो बॉर्डर्स हैं वो क्लोज हो गई हैं। ये इन लोगों ने दौरे किए हैं, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान टोटली आइसोलेट हुआ है। वो इन लोगों की निकम्मापन, नालायकी, और ये समझते हैं कि आवाम को पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट जब आई थी तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या हालात हुए, पाकिस्तान कहां से कहां नीचे चला गया, किस तरीके से हुआ। वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी सर, गालिबन आप भूल रहे हैं। नहीं सर जी, वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट थी, वो डेमोक्रेटिक तो ये कहते हैं ना, थी डिस्ट्रक्शन मूवमेंट थी। उसी की बेसिस पे पाकिस्तान को तबाह किया इन लोगों ने। ये लोग सारे मिलके, निकम्मे नालायक लोग सारे मिलके, इन लोगों ने पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह कर दिया, लूट लिया इन लोगों ने। इन लोगों की अगर आप अपनी अपनी जायदादें देखें, मुझे और आपको कहते हैं कि आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, अपनी जायदादें बाहर बना रहे, जायदादें बेचो ना, पाकिस्तान में लाकर इन्वेस्ट करो। पता चले कि आप लोगों ने सबसे पहले किया। सबसे पहले जो लीडर जो खुद कह रहे हैं कि वो है, भाई अपने एवन फील्ड छोड़ो ना, अपने जो दुबई के जो फ्लैट्स हैं, जो आपकी सबसे महंगी तरीन जगहों पे जो आप लोगों की जायदादें हैं, जो जहां बेनजीर रहा करती थी, जहां जरदारी साहब रह करते हैं, उन सबको बेचो, पाकिस्तान लेकर आओ। आप लोगों ने बाहर जायदादें क्यों बनाई हुई हैं? पाकिस्तान आपको बुरा लगता है? अपनी जायदादें बाहर है, लोगों को कहते हो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। इससे ज्यादा तजाद क्या हो सकता है? क्या आवाम को ये नहीं पता कि ये लोग क्या किस किस्म के कर रहे हैं? अपने इलाज के लिए बाहर जाते हैं, लोगों को कहते हैं पाकिस्तान में इलाज कराओ।
पाकिस्तान में खुद क्यों नहीं इलाज कराते? सब चंद एक बीमारियां गालिबन ऐसी भी होंगी जिनका पाकिस्तान में इलाज ना हो। पाकिस्तान के डॉक्टर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं, लेकिन ये लोग, इन लोगों का सिर्फ मसला ये है कि ये लोग हमेशा से झूठ के ऊपर कायम थे, झूठ के ऊपर बैठे हुए और झूठ के खातिर ये लोग लड़ रहे हैं। इन लोगों का कोई पाकिस्तान से, कोई इन लोगों को मोहब्बत नहीं है। इन लोगों का रहना सहना, खाना पीना, ओढ़ना बिछोड़ना सब बाहर है। सही है। पाकिस्तान में आके सिर्फ ये हुकूमत करना चाहते हैं। आज आप, मैं मजाक कर रहा हूँ, आज अगर यहाँ पे कुछ हो जाए ना, खुदा न खास्ता, ये लोग अगले दिन सारे गायब होंगे बाहर से। हमेशा जब भी हो ये लोग बाहर भाग गए, या सेल्फ एग्जाइल में रहे हैं और या फिर डील करके भाग गए। राना साहब, आप हमेशा या सेल्फ एग्जाइल में रहे या डील करके गए, ये इल्जाम है, और वापस भी डील करके आते हैं। किस हद तक सदाकत है इस बात में? ये जमात इसी तरह की सियासत कर सकती है और इनके कारकुन भी इसी तरह की सियासत कर सकते हैं। इन्होंने नफरत की सियासत के अलावा और कुछ नहीं किया। इतने अगर इल्जाम बात है सर, डील वाली कोई डील नहीं हुई। नहीं, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से बरी हुए। और आज जिस बंदे ने इस तर्ज के ऊपर जो इल्जामात, जितने भी इल्जामात इन्होंने लगाए, ना ये 4 साल में अपनी 3.5 साल की हुकूमत में कोई साबित कर सके, बल्कि उल्टा आज ये अपनी जो साफ बनी, शफाफ बनी तहरीके इंसाफ जो है, ये फॉरेन फंडिंग के अंदर फंसी हुई है, कानून की धज्जियां उड़ाई, ये तोशा खाना की घड़ी चोरी और दीगर मामलात में फंसी हुई है इनकी लीडरशिप। फरागोगी और नेटवर्क और बुजदार ने जिस तरह पैसे इकट्ठे कर करके आपके केसेस कैसे खत्म हो गए? ताहयात नाइली खत्म, तोशा खाना खत्म, तमाम केसेस में जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद जाती है एयरपोर्ट के ऊपर थंब लगाने के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल सर? नहीं, मैं आपको बताता हूं, जो साकिब निसार की कोर्ट थी, जिसने पीटीआई की टिकटें बांटती हुई पकड़ी गई, जब वो पनामा में जिसका नाम भी नहीं था उसको सजा दी, तो वो जाली केसेस, बोगस केसेस खत्म होने थे। लेकिन आज जो 9 मई के वाकयात हैं, जो मीर जाफर मीर सादिक की सदाएं बुलंद की, जो साइफर पे झूठा बयानिया बनाया, आज वो आदमी जो है उसके ऊपर अपने 190 मिलियन पाउंड के इल्जामात हैं और दर्जनों नहीं 400 कनाल गबन किए गए उसके एवज। तो मैं समझता हूं कि ये जो सियासत इन्होंने की वही इनके आगे आ गई। लेकिन सेनेटर साहब कह रहे हैं कि आप लंदन गए भी डील करके और वापस भी डील करके आए, इसी वजह से आपके केस खत्म हुए। इसका रिस्पांस कीजिएगा प्लीज। इस अदालतों ने खत्म किए ना जी, अदालतों ने खत्म किए केसेस, और अदालतों ने मेरिट पे खत्म किए। पनामा में तो मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, तो आज जब आपने व्हाट्सएप पे JITs बनाई, जब आपने RTS बिठाया, जब आपने मॉनिटरिंग जज बिठाए, तो वो जुडिशरी ठीक थी जो पकड़ी गई PTI की टिकटें बांटते हुए। तो आज तो ये चीजें साबित हो गई कि ये जाली थी, बोगस थी। 30 साल पुराने मामलात को उठा के केसेस बनाए और हुकूमत से निकाला, वजारत उज़्मा से निकाला, सदारत से निकाला। आपके तो हाजिर केस हैं। आपने तो अपनी हाजिर हुकूमत के अंदर फॉरेन फंडिंग की, आपने तो हाजिर हुकूमत के अंदर 190 मिलियन पाउंड जो है वो एडजस्ट कराया, उसके एवज जमीनें ली। आपने तो फरागोगी को भगाया, उसको बुलाएं, वापस लाएं, साबित करें जो उसके ऊपर इल्जामात हैं कि वो झूठे, आपने तो भगा दिया क्योंकि आप जानते हैं आप गिल्टी। ये होता है, ये होता है। 2018 में दर्जनों के हिसाब से केसेस थे नून लीग के ऊपर। आज वही सिलसिला तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी जारी है। ये पाकिस्तान की सियासत में होता रहा है। वो कहते हैं आज अगर मैं ज़द पे हूँ तो खुशगुमा ना हो, चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं महमद साहब, राना एहसान अफजल साहब। वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।